नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम आज किरात अर्जुनीयम 12वीं की रचना को लेकर आए हैं और हम इसका भूमि भाग से लेकर प्रथम सर्ग पूरा पढ़ेंगे। आज हम भूमि का भाग पढ़ रहे हैं। देखिए, मूल टेक्स्ट बुक लगाए हैं, उसी से हम पढ़ रहे हैं। 12वीं का जीवन वृत्त। संस्कृत कवियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपने निजी जीवन के विषय में नहीं लिखा। 12वीं भी इसके अपवाद नहीं है। उनके जीवन के विषय में हम उनके एकमात्र ग्रंथ किरात अर्जुनीयम से कुछ नहीं जान सके। उन्होंने अपने ग्रंथ में अपने माता पिता, आचार्य, आश्रयदाता, निवास स्थान इत्यादि के विषय में कुछ नहीं लिखा है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में आनंदपुर नामक स्थान है। वहाँ पर कौशिक वंश के ब्राह्मण निवास करते थे। बाद में इन लोगों ने नासिक के देश में स्थित अचलपुर में निवास किया। इसी वंश में नारायण स्वामी से दामोदर की उत्पत्ति हुई। यही दामोदर बाद में भारवी नाम से प्रसिद्ध हुए। चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन से भारवी की मित्रता थी। बाद में इनकी मित्रता राजा दुर्विनीत से हो गई। तत्पश्चात उन्होंने पल्लव राज विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। भारवी के 3 पुत्र थे। इनमें मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे। इनमें एक वीरदत्त था, जिसका विवाह गौरी नामक कन्या के साथ हुआ। इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र महाकवि दंडी हुए। कहा जाता है कि दंडी के वंश अब हरिद्वार, वाराणसी और ग्वालियर में बसे हुए हैं। वाराणसी में ब्रह्मघाट पर एक विशाल भवन दांडे भवन है, जिसमें दंडी के वंशज रहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि भारवी दंडी के प्रपितामह थे। किरात अर्जुनीयम में शिव की प्रशंसा अनेक स्थानों में की गई है। विष्णु का उल्लेख बहुत कम हुआ है। 18वें सर्ग के अंत की ओर शिव के प्रति अर्जुन की प्रार्थना जिस तत्परता से वर्णित है, उससे ज्ञात होता है कि भारवी अपने इष्ट देव के प्रति अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारवी परम शैव थे, जबकि माघ कवि वैष्णव थे। भारवी का समय देखिए। अन्य कवियों की ही भांति भारवी के समय का मिल पाना कठिन है। तथापि नंबर 1, दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नामोल्लेख हुआ है। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। गुमरेड्डीपुर के शिलालेख से हमें पता चलता है कि राजा दुर्विनीत किरात अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। नवीनतम अन्वेषणों दुर्विनीत का राज्यफल 580 ईस्वी के लगभग ठहरता है। नंबर 3, भारवी के किरात अर्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति उपलब्ध होता है। मैक्समुलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। काशिका से बहुत पहले ही किरात अर्जुनीयम इतना प्रसिद्ध हो गया होगा कि उसमें उद्धरण दिया गया है। नंबर 4, 7वीं शताब्दी में होने वाले बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में अपने पूर्व के प्राय समस्त कवियों का उल्लेख किया है, किंतु भारवी का नाम उल्लेख नहीं हुआ। कीथ महोदय के अनुसार बाणभट्ट ने भारवी का उल्लेख इसीलिए नहीं किया कि उनके समय तक भारवी ने इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की थी, फिर भी इनका उल्लेख हो सके। कीथ महोदय ने भारवी का समय 550 ईस्वी माना है। नंबर 5, जैकोबी, मैकडोनल, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे इत्यादि अनेक विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना है। इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने भारवी का समय भिन्न भिन्न माना है। इन सब विचारों से यही निर्णय होता है कि भारवी का समय 550 ईस्वी से 600 आगे इसमें दिया नहीं है, 650 ईस्वी तक माना जा सकता है। भारवी का एकमात्र ग्रंथ किरात अर्जुनीयम। किरात अर्जुनीयम का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें 18 सर्ग तथा इसमें अस्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले अर्जुन और किरात अधिपति के रूप में शिव के परस्पर युद्ध का वर्णन है।
इन दोनों के इस युद्ध के मुख्य होने के कारण इस ग्रंथ का नाम किरात अर्जुनियम पड़ा। किरात च अर्जुन च किरात अर्जुनवो द्वंद्व समास। किरात अर्जुनो अधिकृत्य कृतम काव्यम किरात अर्जुनियम। शिशु क्रंदन सूत्र से 6 प्रत्यय हुआ। किरात अर्जुनियम धन किरात अर्जुन धन 6 आननीय सूत्र से ई आदेश हो गया 6 को और आदेश होकर किरात अर्जुनीय शब्द की निष्पत्ति हुई। किरात अर्जुनीय का कथानक इस प्रकार है। द्यूत क्रीड़ा में हार जाने पर पांडव अपनी पत्नी के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर एक वनेचर को दुर्योधन के शासन का समाचार लाने के लिए भेजते हैं। वनेचर पूरी जानकारी करके आता है और युधिष्ठिर को दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का समाचार देता है। द्रौपदी कटु शब्दों में युधिष्ठिर के कायरपन की निंदा करती है और युद्ध के लिए उत्तेजित करती है। भीम द्रौपदी की बातों का समर्थन करते हैं, किंतु धर्मराज प्रतिज्ञा तोड़कर युद्ध करने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार भगवान वेदव्यास जी वहां आ जाते हैं। वे अर्जुन को दिव्यास्त्र पाने के लिए इंद्रकील पर्वत पर इंद्र की तपस्या करने के लिए भेजते हैं। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर कठिन तपस्या करने जाते हैं। इंद्र अर्जुन की तपस्या भंग करने हेतु अप्सराओं को भेजते हैं, परंतु अर्जुन अपने व्रत से विचलित नहीं होते। अर्जुन की तपस्या को देखने के लिए मानुष वेशधारी इंद्र स्वयं आते हैं तथा शिव की तपस्या का उपदेश देते हैं। अर्जुन पुनः कठोर तपस्या करते हैं। मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वराह रूप को धारण करता है। शिव जी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा हेतु किरात का वेश धारण कर लेते हैं। किरात और अर्जुन दोनों वराह का एक ही साथ बाण छोड़ते हैं। वराह पर एक ही साथ बाण छोड़ते हैं। शिवजी का बाण वराह को समाप्त कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाता है। दूसरे बाण के लिए वाद विवाद होता है, जो युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कभी अर्जुन की विजय होती है तो कभी किरात की। बाद में दोनों में बाहु युद्ध होता है। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को अपना पाशुपत्र अस्त्र देकर उसकी अभिलाषा को पूरी करते हैं। किरात अर्जुनियम एक सफल महाकाव्य। संस्कृत के आलंकारिकों ने महाकाव्य के लक्षणों की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत की है। ये लक्षण 2 भागों में विभक्त हो सकते हैं, मुख्य तथा गौण। मुख्य लक्षण काव्य के 3 आवश्यक अंशों की विचारधारा पर आधारित है। यह आवश्यक अंश हैं वस्तु, नेता और रस। महाकाव्य की कथा वस्तु का आधार ऐतिहासिक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, अथवा लोक प्रसिद्ध किसी महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन होना चाहिए। इसमें कोई देवता या कुलीन क्षत्रिय जिसमें धीरोदात्तता आदि गुणों का नायक होता है। कहीं एक अंश के अनेक राजा भी नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर तथा शांत में से कोई एक प्रधान रस होता है, अन्य रस गौण होते हैं। गौण लक्षण जो नियम निर्वाह के लिए है तथा टेक्निक से संबंध रखते हैं, संख्या में अनेक हैं। उनके अनुसार नंबर 1 आरंभ में आशीर्वाद, नमस्कार तथा वर्ण्य वस्तु का निर्देश होता है। नंबर 2 अध्याय अथवा परिच्छेद सर्ग नाम से अभिहित होने चाहिए। नंबर 3 इसमें न बहुत छोटे न बहुत बड़े 8 से अधिक सर्ग होते हैं। नंबर 4 इनमें प्रत्येक में एक ही छंद मिलता है, परंतु अंतिम 2 या 3 पद्य भिन्न छंद या छंदों में रचने जाने चाहिए। कहीं कहीं सर्ग में अनेक छंद भी मिलते हैं। नंबर 5 सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होनी चाहिए। नंबर 6 इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, समुद्र, संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह इत्यादि का यथासंभव सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। नंबर 7 कथा वस्तु का विकास स्वाभाविक होना चाहिए और कथा वस्तु की 5 संध्या भली भांति क्रम में होनी चाहिए। महाकाव्य के लक्षण किरात अर्जुनियम में देखे जा सकते हैं। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। वर्ण्य विषय है इंद्रकील पर अर्जुन की तपस्या, किरात वेशधारी शिव के साथ उसका युद्ध तथा शिव जी से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। महाकाव्य के नायक अर्जुन एक धीरोदात्त क्षत्रिय है जो नर के अवतार हैं। इसमें वीर रस मुख्य है, अन्य श्रृंगार आदि रस गौण है। इसमें 18 सर्ग हैं
तथा ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। पूरे चतुर्थ सर्ग में शरद वर्णन है, पांचवें में हिमालय वर्णन है, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम सर्ग अप्सरा विहार तथा अर्जुन की तपस्या भंग की चेष्टाओं से भरे पड़े हैं। महाकाव्य के अन्य भी सभी लक्षण इसमें हमें इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। महाकवि भारवी और उनके काव्य की समीक्षा। कवियों में भारवी का स्थान। महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवी का नाम लिया जाता है। संभवतः कालिदास से उतरकर उन्हीं का स्थान है। ऐहोल शिलालेख 634 ईस्वी के कविता आश्रित कालिदास, भारवी, कृति और कृतिशाली कवियों में दो के नाम के साथ साथ लिए जाते हैं, एक कालिदास का तो दूसरा भारवी का। इससे ज्ञात होता है कि आज से 1344 वर्ष पूर्व भी कालिदास को संस्कृत का मूर्धन्य कवि माना जाता था। महाकवि भारवी निसंदेह उच्च कोटि के कवि हैं। भारवी की कीर्ति उनमें एकमात्र महाकाव्य किरात अर्जुनीयम पर आधारित है। केवल एक ग्रंथ के द्वारा भारवी ने संस्कृत कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। संस्कृत महाकाव्यों की वृत्तत्रयी किरातार्जुनीयम, भारवी, शिशुपाल वध, माघ और नैषधीय चरित श्रीहर्ष ने किरातार्जुनीयम का मुख्य स्थान है। इस महाकाव्य में भारवी ने काव्य के सभी गुणों का सन्निवेश किया है। उदात्त एवं संजीव वर्णन, कमनीय कल्पनाएं, अर्थ गौरव, हृदयग्राही शब्द योजना, कोमल कांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारात्मक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रसपेशलता, संजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को कवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी ने व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया है। अधोलिखित समीक्षा से कालिदास के काव्य की सभी विशेषताओं का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। किरात अर्जुनीयम तथा यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि संस्कृत के महाकवियों में कालिदास से उत्तर भारवी का ही स्थान है। देखिए नीचे दे रखी है इन्होंने, सबसे नीचे आइए। भारवी और माघ की तुलना के लिए मेरे द्वारा संपादित शिशुपाल वध पृष्ठ संख्या 15 से 17 को देखिए। वहाँ सिद्ध किया गया है कि माघ के शिशुपाल वध का आदर्श किरातार्जुनीयम ही रहा है। माघ ने अपने महाकाव्य के द्वारा अपने पूर्ववर्तों भारवी को नीचे दिखाने में कुछ उठा नहीं रखा और वे भारवी से अनेक बातों में बढ़ गए हैं, किंतु उनमें मौलिकता का अभाव है और उनका काव्य श्रमसिद्ध है। अब भारवे अर्थ गौरवम उपसूक्ति पे आइए। एक जमाने से संस्कृत साहित्यज्ञों के बीच एक यह प्रशस्ति श्लोक प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। इससे किसने लिखा, कब लिखा, निश्चित रूप से कहना कठिन है। इस उक्ति का अर्थ यह है, कालिदास की श्रेष्ठता उपमा में है, भारवी की अर्थ गौरव में है, दंडी की पद लालित्य में है तथा माघ में ये तीनों गुण वर्तमान में हैं। वस्तुतः प्रत्येक महाकवि में काव्य मंडप के हर कोने को सजाने की स्वाभाविक प्रतिभा होती है और सच कहा जाए तो यही उसका महाकवित्व है। यह दूसरी बात है कि किसी एक कोने पर उसका विशिष्ट अधिकार सा होता है और उसके अलंकरण में उसके महाकवित्व का सर्वाधिक चमत्कार परिलक्षित होता है। जैसे दीपशिखा कालिदास को लीजिए। दीपशिखा उपाधि है कालिदास की। कौन कह सकता है कि उनके काव्य में किसी अंग को और अंग की कोर कसर रह गई है, किंतु उपमांग को उन्होंने कुछ ऐसे ढंग से सजाया संवारा है कि बस मुख से निकल पड़ता है, उपमा तो कालिदास की है। यह बात भारवी के साथ है। क्या उनमें उपमा या पदलालित्य का भाव है? कभी नहीं, किंतु गागर में सागर भर देने की कुछ ऐसी शैली उन्होंने अपनाई है कि हम सारी बातों को छोड़कर
उनके अर्थ गौरव पर ही न्योछावर हो जाते हैं। अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश कर देना ही अर्थ गौरव है। भारवी ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से शब्दों में प्रकट कर दिया। उन्होंने अपने काव्य में बड़ी कुशलता से गंभीर अर्थ वाले पदों का प्रयोग किया है। उनका प्रत्येक पद अर्थ गांभीर्य से समन्वित है और प्रत्येक पद साभिप्राय प्रयुक्त है। उनका एक एक पद दीर्घ वाक्य के अर्थ को प्रकट करने वाला है। यही कारण है कि कृष्ण कवि ने भारवी की रचना को सन्मार्ग दीपिका के सदृश्य कहा है। प्रदेश वृत्त्यापि महानतम अर्थ प्रदर्शयन्ति रसम आदधानः सहा भारवे सात पथ दीपिकेव रम्या कीर्ति कैरिव न उपजीव्या। यद्यपि भारवी कलावादी हैं तथापि उनकी कला माघ और श्रीहर्ष के समान अत्यधिक अलंकृत नहीं है। भारवी शब्दों के आडंबर के फेर में सर्वदा नहीं पड़ते। उनका विशेष स्थान अर्थ गांभीर्य पर ही रहा है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की उक्तियों को नारिकेल फल के सदृश्य कहा है। नारिकेल फल सम्मितं वचो भारवे सदपि तत् विभज्यते स्वादयन्तु रसं भरे निर्भरं सारम अस्य रसिका यथा सिप्ततम। भारवी के शब्द नारियल के समान है। जिस तरह नारियल का छिलका कड़ा होता है परंतु तोड़ने पर भीतर मीठा फल मिलता है, उसी प्रकार भारवी के शब्द अल्प तथा कठिन हैं परंतु प्रयत्न से समझने पर अर्थ गंभीर और सुंदर होता है। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर जिन प्रत्ययों में जिन शब्दों में भीम के भाषण की प्रशंसा करते हैं वे ही भारवी के कला संबंधी सिद्धांत के निदर्शन हैं। स्फुटता न पदे अपाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथक अर्थता गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। अथा पद प्रयोग में स्पष्टता हो, अर्थ गौरव का ध्यान रहे, पदों में भिन्नतार्थता हो और पद परस्पर साकांक्ष हों, ये सभी गुण भारवी के महाकाव्य में मिलते हैं। परंतु यह मानना होगा कि भारवी का यही अर्थ गौरव उनकी दुर्बलता भी है। इसी कारण उनका काव्य कुछ कठिन हो गया। आरंभ के 3 सर्ग विशेष कठिन है, इसीलिए पाषाण त्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तथापि उनका अर्थ गांभीर्य उनके काव्य की एक प्रभाव डालने वाली विशेषता है, जिसके कारण उनका काव्य पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है। परिमित अल्प शब्दों के द्वारा अपरिमित अर्थ को प्रकाशित करने का जो गुण भारवी की मुख्य विशेषता है वह मुख्यतः उनकी सूक्तियों के कारण है। उनके काव्य में शाश्वत सत्य से ओतप्रोत सूक्तियों का बाहुल्य है। महाकवि ने इन सूक्तियों में जीवन उपयोगी बातों, राजनीति शास्त्र के गूढ़ रहस्यों, लोक व्यवहार के बहुमूल्य तथ्यों एवं जीवन के गंभीर अनुभवों को प्रस्तुत किया है। अर्थ गौरव से भरी हुई उनकी कुछ सूक्तियाँ ये हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचहा, ये प्रथम सर्ग में ही आती है 4 नंबर के श्लोक में। गुणा प्रियत्वे अधिकृतां न संस्तृभ्य विमलं कलुपी भवत चेतः कथ्यतेव हितैपीणं रिपुं वा। किम इव ह्रियस्ति दुरात्मानं अव्ययम् सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परम आपदः पदम् सुदुर्लभा सर्वमनोरमा गिरहा गुरुताम नयन्ति ही गुणा न संहति इत्यादि। अब नीचे दिया है। इस प्रसंग में प्रथम सर्ग की सभी सूक्तियों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। नेहि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु आमत्तेषु च सर्वसंपदा वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया अहो दुरन्ता बलवद् विरोधितः प्रवृत्तिसारा खलु मादृशः दिशां गिरः व्रजन्ति ते मूढधिया पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः वन्द्यकोपस्य विहन्तुमापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः। आगे चलिए। राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और लोक व्यवहार का निरूपण। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं। उनका लोक व्यवहार का ज्ञान अत्यंत समृद्ध है। अनेक राजाओं के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था और
उन्होंने अनेक राज दरबारों को सुशोभित किया। किरात अर्जुनियम में स्थल स्थल पर उनके राजनीति विषयक ज्ञान की झलक मिलती है। उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ राजनीति के दुरूह तत्वों का निरूपण काव्य के माध्यम से किया है। उनकी सूक्तियों में नीति तथा लोक व्यवहार में तथ्य का सुंदर निरूपण हुआ है। किरात अर्जुनियम का प्रारंभ भी राजनैतिक तथ्यों से होता है। वनेचर की उक्तियों के माध्यम से राजनीति, नीति और लोक व्यवहार के अनेक तथ्यों का उद्घाटन हुआ है। प्रत्येक श्लोक महाकवि की नीति कुशलता और व्यवहार कुशलता को प्रकट करता है। द्रौपदी की ओजस्वी उक्तियों में राजनीति और नीति के गंभीर तत्वों का वर्णन हुआ है। द्वितीय सर्ग भी राजनीतिक तथ्यों से परिपूर्ण है। भीम अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा युधिष्ठिर को दुर्योधन से युद्ध के लिए उकसाते हैं, परंतु महाराज युधिष्ठिर एक वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ की भांति अपने भाई को समझाते हैं। वे सांत्वना देते हैं, धैर्य की महिमा बखानते हैं। उनकी नीति है प्रतीक्षा करो और देखो। सहसा विदधीत न क्रिया में विवेकः परम आपदां पदम् वृणुते ही विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अब प्रथम सर्ग की जो सूक्तियाँ कुछ पीछे हो गई थी पिछले पेज पे, अब कुछ यहाँ दी हैं। एमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुष सादरः विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तिः परैः पर्यासित वीर्य संपदां परा भवो अपि उत्सव इव मानिनां समेन सिद्धिं मुनियो न भूभृतः निराश्रया हता मनस्विता अरीसु हि विद्यार्थिनः क्षितिः विदधित सोपाधि संधि दूषणानि। अब यहाँ देखिए, जो ऊपर श्लोक दिया था उसका अर्थ है सहसा विदित न क्रियां विवेकः परमापदां पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अर्थात विवेचना किए बिना किसी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। सम्यक विचार न करना परम आपत्ति का उत्पादक होता है। गुण के ऊपर अपने आप को समर्पित करने वाली संपत्तियां विचारवान पुरुष को स्वयं मनोनीत करती हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ किया जाए उसके आगे पीछे की सब बातों का विचार कर लेना चाहिए। वह भूमिपाल जो न तो अत्यंत सरलता और न अत्यंत क्रूरता का अवलंबन करता है, यथा समय और यथावसर कोमलता और क्रूरता दोनों का व्यवहार करता रहता है, वह सूर्य के समान समग्र संसार पर आधिपत्य स्थिर रखता है। संवृत्ति ही उपेति मार्दवम समेयश्च तनोति तिग्मताम अधिष्ठितै लोकम ओजसहा न विविस्वानिव मेदिनीपति। प्रकृति चित्रण। महाकवि के प्रकृति वर्णन भी चमत्कारजनक हैं। हिमालय, गंधमादन और इंद्रकील पर्वतों के अनेक वर्णन अत्यंत प्रभावशाली हैं। ऋतु, जलकीड़ा, चंद्रोदय, सूर्यास्त, रात्रि प्रभात इत्यादि का वर्णन उन्होंने बड़ी कुशलता एवं सूक्ष्मता के साथ किया है। सभी में नवीनता एवं संजीवता है। भारवी का प्रकृति वर्णन यद्यपि कालिदास के समान मनोरम एवं रमणीय नहीं है, तथापि जितना भी वर्णन उन्होंने किया है वह प्रभावोत्पादक है। भारवी में वाल्मीकि और कालिदास जैसा प्रकृति के प्रति मोह नहीं है, उनमें कृत्रिमता है। प्रकृति वर्णन करते समय भी वे चित्र काव्य के मोह में पड़ जाते हैं, तथापि चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का उनका वर्णन अत्यंत स्वाभाविक और मार्मिक है। चरित्र चित्रण एवं संवाद। पात्रों के चरित्र चित्रण में भी भारवी सफल हुए हैं। पात्रों के हृदयगत भावों के सम्यक प्रकाशन के हेतु भारवी ने अपने काव्य में रोचक संवादों का सन्निवेश किया है। चरित्र चित्रण की सफलता का श्रेय उन संवादों को ही है। पात्रों की विशिष्टताओं का प्रकाशन इन संवादों के माध्यम से ही हुआ है। वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता, द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना, अर्जुन की वीरता, भातृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असहिष्णुता, युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांति प्रियता, धर्मपरायणता इत्यादि का चित्रण इन संवादों के माध्यम से बहुत ही सुंदर हुआ है। प्रथम सर्ग में ही वनेचर तथा द्रौपदी की उक्तियों का अध्ययन उपयुक्त तथ्यों को स्पष्ट कर देता है। भाषा का भारवी
भाषा पर भारवी का पूर्ण अधिकार है। भाषा पर उनके अधिकार की पराकाष्ठा का दर्शन चित्तबंध में होता है। यद्यपि चित्रबंध निबंधन को काव्य की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा जा सकता, तथापि इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भारवी माघ और श्रीहर्ष के समान दीर्घ समासों का प्रयोग नहीं करते और संपूर्ण ग्रंथ की दृष्टि से उनका काव्य विशेष रूप से स्पष्ट या दुर्बोध नहीं है। भाषा के विषय में भारवी का आदर्श यह है, विविक्त वर्णाभरणः सुखश्रुतिः प्रसादयन्ति हृदयान्यपि द्विषां प्रवर्तते नाकृत पुण्यकर्मणां प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। अर्थात शुद्ध वर्ण ही जिनके आभूषण हों, जो श्रोतों को आनंद देने वाली हो, जो शत्रुओं के हृदय में भी प्रसन्न कर देने वाली हो और जो प्रसन्न और गंभीर पदों से युक्त हो, पुण्यशाली व्यक्तियों की ही वाणी ऐसा हुआ करती हैं। भारवी प्रसंग अनुकूल पदावली का प्रयोग करने में निपुण हैं। उन्होंने श्रृंगार के चित्रण में कोमल और दीर्घ समास रहित पदावली का प्रयोग तथा युद्ध के चित्रण में ओजस्वी तथा कठिन पदावली का प्रयोग किया है। यद्यपि कालिदास की भांति सुश्लिष्ट पदविन्यास से समन्वित एवं प्रसादमयी पदावली के दर्शन भारवी के काव्य में नहीं होते, तथापि अर्थ गौरवमयी पदावली का इसमें बाहुल्य है। भारवी ने व्याकरण संबंधी अपनी निपुणता प्रदर्शित करने के अनुराग का बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है और यही प्रवृत्ति भट्टी माघ तथा श्रीहर्ष में अत्यधिक हो चली है। भट्टी ने तो अपना महाकाव्य अपने व्याकरण पांडित्य के प्रदर्शन के लिए ही लिखा। भारवी ने तन धातु का हास्यात्मक रूप में बार बार प्रयोग किया है। लिट लकार का क्रमवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग उन्होंने बहुत प्रिय है। प्रयोग में कम आने वाले पाणिनि के अनेक सूत्रों का उदाहरण उन्होंने दिया है। अब भारवी की शैली। महाकाव्य को एक नई शैली, जिसे विचित्र मार्ग कहते हैं, प्रदान करने के कारण संस्कृत साहित्य में भारवी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विचित्र मार्ग की एक विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन अधिक। भारवी के पूर्ववर्ती वाल्मीकि तथा कालिदास के महाकाव्यों का कथानक अत्यंत विस्तृत तथा परिमाण में विपुल है। कालिदास ने अपने रघुवंश के केवल 19 सर्गों के भीतर दिलीप से प्रारंभ कर अग्निवर्ण तक रघुवंश के अनेक पीढ़ियों का वर्णन बड़ी सफलता के साथ किया। दूसरी ओर भारवी ने अर्जुन के किरात के पास जाने और उससे युद्ध कर अस्त्र प्राप्त करने की स्वल्प कथा को 18 सर्गों में कह डाला है। इन्होंने अपने काव्य में पर्वत, नदी, संध्या, प्रातः, ऋतु तथा अनेक अन्य प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में अनेक सर्ग व्यय कर दिए हैं और इस प्रकार इस छोटे से कथानक का इतना अधिक विस्तार किया है। इसका प्रभाव भारवी के महाकाव्य के कथा प्रभाव पर पड़ा है। कालिदास जैसा कथा प्रभाव भारवी के काव्य में नहीं मिलता। यह तो ठीक है कि महाकाव्य की कथावस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ा करती है, पर यह इतनी धीमी गति से नहीं बढ़नी चाहिए कि पाठक ऊबने लगे। कालिदास के महाकाव्यों में भी वर्णनात्मक प्रसंग है। उनकी कथा भी मंद गति से ही आगे बढ़ती है, परंतु वे अपने वर्णनों को उस सीमा तक नहीं बढ़ाते कि पाठक ऊब जाए। इसके विपरीत भारवी, माघ और श्रीहर्ष आदि में यह बात नहीं है। उनकी कथा का प्रवाह कहीं कहीं बिल्कुल ही रुक जाता है। किसी विप्रिय वस्तु का वर्णन करते समय वे तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक कि उसका विप्रिय संबंधी सारा खजाना समाप्त न हो जाए। इस प्रकार भारवी ने अलंकृत काव्य शैली का सूत्रपात किया और काव्य रचना पद्धति को एक नया मोड़ प्रदान किया है। इस शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई है। इस शैली के कारण भारवी इत्यादि इन महाकाव्यकारों के काव्य क्लिष्ट हो गए हैं तथा भाव पक्ष, हृदय पक्ष की अप्रधानता और कला पक्ष की प्रधानता हो गई है। किरात अर्जुन्यम प्रथम सर्ग के 3 श्लोक में भारवी ने भाषण के 3 गुणों को बताया है। नंबर 1, शब्द सौंदर्य, हृदय के भावों को अभिव्यक्त प्रकट करने में समर्थ सुंदर शब्दों का प्रयोग। दूसरा, अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गंभीरता अर्थात अनावश्यक शब्दों का अभाव, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नंबर 3, अर्थ विनिश्चय, प्रमाणिक, संदेह रहित कथन।
वस्तुतः यहाँ भारवी ने काव्य रचना की शैली के गुणों की ओर संकेत किया है। भारवी की शैली में ये तीनों गुण विद्यमान है। भारवी की लेखन शैली वैदर्भी और गोंडी शैलियों का मिश्रण है। भारवी में कालिदास की वैदर्भी शैली की सरलता, स्वाभाविकता और कोमलता नहीं पाई जाती। दूसरी ओर माघ की समास बहुला, धीर और गंभीर गोंडी शैली का भी वे आश्रय नहीं लेते। अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के द्वारा उन्होंने वर्ण विषय का प्रसंग के अनुसार सुंदर वर्णन किया है। अलंकार तथा कलावादिता। अलंकारों के प्रयोग में भारवी बड़े कुशल हैं। अलंकारों के बहुत प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपने काव्य को अलंकृत करने का बड़ा प्रयत्न किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, निदर्शना, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास इत्यादि अर्थालंकारों का तथा यमक और श्लेष इत्यादि शब्दालंकारों का प्रयोग भारवी ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। किंतु कई स्थलों पर भारवी अनावश्यक अलंकार प्रियता का भी प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत श्रमसाध्य चित्रकाव्य को लिखने का प्रयत्न किया है। इससे उनके काव्य में कृत्रिमता आ गई है। इस प्रकार एक पद्य में पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी पंक्तियां समान हैं। एक दूसरे पद्य में चारों पंक्तियां समान हैं। कुछ पद्यों में प्रत्येक पंक्ति उल्टी तरफ से ठीक उसी प्रकार पढ़ी जाती है जैसे आगे वाली पंक्ति, या पूरा पद्य ही उल्टा पढ़ा जाने पर आगे पद्य के समान ही हो जाता है। कुछ पद्य चाहे वे सीधे पढ़े जाएं चाहे उल्टे समान ही रहते हैं, एक ही अर्थ देते हैं। एक पद्य के 3 अर्थ निकलते हैं। कुछ पद्यों में 2 की ही व्यंजना प्रयोग हुआ है तथा उन्होंने एक व्यंजन वाला भी एक श्लोक लिखा है जिसमें केवल न का ही प्रयोग हुआ है। नो, नोन, नुन, रो, नुन, रो, नो, नाना, ना, 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 ननु, नो, रो, नुन, रो, नु, नून, रो, ने, नो, ना, ने, ना, नुन, नुन, नुत। अब छंद देखिए। छंदों के प्रयोग में भी भारवी उतने ही बड़े हुए हैं जितने कि अलंकारों के प्रयोग में, जिसके 20 उदाहरण उनके काव्य में दिए जा सकते हैं। कालिदास के मुख्य छंद 6 हैं, भारवी के 12 हैं और माघ के 16 हैं। भारवी ने वंशस्थ का प्रयोग सबसे अधिक सुंदरता में किया है। इसके अतिरिक्त इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, वैतालीय, द्रुत विलंबित, परिमिताक्षरा, प्रहर्षिणी, स्वागतः, पुष्पिताग्रह, औपछंदसिक आदि का प्रयोग मिलता है। रस। भारवी वीर रस के सिद्धहस्त कवि हैं। द्वितीय सर्ग में भीम की उक्तियां वीर रस में मंडित हैं। वह दुर्योधन की कृपा से नहीं प्रत्युत युद्ध करके अपना राज्य लेना चाहता है। जिस प्रकार मृगेंद्र सिंह अपने मारे हुए मदस्रावी हाथियों के द्वारा अपना आहार संपादन करता, उसी प्रकार महान व्यक्ति संसार को अपने प्रताप से अभिभूत करता हुआ किसी अन्य की सहायता से अपने अभ्युदय की अभिलाषा नहीं करता। मद सिक्त मुखै मृगाधिपः करिभिः वर्तयते स्वयं हतैः लघ यत खलु तेजसः जगन महानिक्षति भूति मन्यतः। वीर रस के अतिरिक्त श्रृंगार की भी उन्होंने अच्छा वर्णन किया है। अब आए हैं काव्य दोष। यह सर्वविदित है कि कोई भी मानवीय कृति सर्वथा दोष शून्य नहीं हो सकती। यही बात महाकवि भारवी के किरातार्जुनीय पर भी लागू होती है। अनेक महनीयों गुणों के साथ साथ उनके काव्य में कतिपय दोष भी उपलब्ध होते हैं। उनका सबसे बड़ा दोष है पांडित्य प्रदर्शन के प्रति उनका अनुराग। राजनीति, नीति, कामशास्त्र, व्याकरण, छंद, अलंकार इत्यादि विविध शास्त्रों में अपने पांडित्य के प्रदर्शन का उन्होंने बड़ा भारी प्रयत्न किया है। शाब्दिक चमत्कार और अलंकारों की साज सज्जा का उन्हें विशेष चाव है। वे अनावश्यक अतिशय अलंकार प्रियता का प्रदर्शन करते हैं। इससे उनके काव्य में कृत्रिमता आ गई है। उनका पांडित्य प्रदर्शन ऐसा दोष है जिसने उनके काव्य के हृदय पक्ष, भावना पक्ष को दुर्बल बना दिया है। उनका भावना पक्ष दुर्बल तथा कला पक्ष प्रबल प्रधान हो गया है। उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन के पीछे पाठक की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा है। काव्य की दृष्टि से उनका चित्रबंध निबंधन अधम नीच काव्य की श्रेणी में आता है। भारवी के द्वारा किए गए दीर्घ और विशाल काय वर्णन भी सदोष हैं। उनके अनावश्यक विशाल वर्णन पाठक के धैर्य को समाप्त कर देते हैं और खटकने लगते हैं। कालिदास के महाकाव्यों में भी कथा प्रवाह मंथर गति से चलता है, किंतु उनमें अवरोध दृष्टिगोचर नहीं होता।
पाठक की मनोवृत्ति के अनुकूल कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कथा के बीच में यदि कालिदास प्रकृति आदि के वर्णनों का समावेश करते हैं तो वे कथा प्रसंग को भी भूल नहीं जाते। भारवी में ऐसी बात नहीं है। किसी विषय को लेकर जब तक वे अपने संपूर्ण मस्तिष्क को खाली नहीं कर देते तब तक वे आगे नहीं बढ़ते। अलंकारों, कल्पनाओं और विचित्र शब्दों की झड़ी लगा देते हैं। इससे पाठक ऊब जाता है। किरातार्जुनीय में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ कवि का दीर्घ और अनावश्यक वर्णन खटकता है। हिमालय, ऋतुओं, अप्सराओं इत्यादि के विस्तृत वर्णन उपयुक्त तथ्यों को भलीभांति प्रमाणित कर देते हैं। उपर्युक्त दोषों के होते हुए भारवी का महाकाव्य अत्यंत उदात्त, पर्याप्त रूप में रोचक और महनीय गुणों का विशाल आगार है, भंडार है। अब आ गई है आगे प्रथम सर्ग की कथा, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।